profit and loss, which is an important topic from the point of view of all design entrance exams as well as architecture entrance exams. When I say all design entrance exams, I mean to say USEED, SEED, NIFT, all cases or all courses that are offered by NIFT entrance exam, that is MFT, MFM, BFT, BDES, MDES. For all five exams, profit and loss is an important topic. Other than this, you seed में भी इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनआईडी फिर से अगर हम बात करें तो एविडेंटली हिस्टोरिकली अगर बात करें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर नहीं पूछता है, बट यू नेवर नो, अगर कोई एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन रैंडमली पूछे और पॉसिबिलिटी है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस पर हो, राइट? सो इफ यू आर टारगेटिंग एनआईडी स्पेसिफिकली, you can put quantitative aptitude on priority number two. But again, it's a request to you all that if you are targeting NID only, then too, please go through this video once and try to understand things first. Because जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी कि ये बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चंस किस तरह से अप्रोच करना है, तब तक अगर सडनली ऑन ऑन एनी डे अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, तो it will take more time, right? And that will somewhere affect your performance on the D day, on the exam day, right? So let us start with the topic profit and loss. जब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसमें किस तरह से हम चीजों को देख रहे होंगे, कुछ बेसिक टर्म्स है उनके बारे में पहले बात करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। So profit and loss, as the information suggested, प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड टर्म है। प्रॉफिट एंड लॉस एक बिजनेस में किसी ट्रेड को रिप्रेजेंट करने के टर्म्स है, बट ये प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड कर रहे होते हैं कुछ और बेसिक टर्म्स पर। तो हम उन बेसिक टर्म्स की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहला डेफिनेशन हमारे सामने स्क्रीन पर प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर है, उस पर बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट is a financial statement that is related to trade and business. ट्रेड एंड बिजनेस से रिलेटेड है, बट डे टू डे लाइफ पर भी इसका इफेक्ट है। बिकॉज अगर हम कहीं भी कैलकुलेशन देखेंगे तो हमारी लाइफ के बिगिनिंग से लेकर के मतलब वेकिंग अप एंड बोरोइंग समथिंग फ्रॉम समबडी और लैंडिंग समथिंग टू समबडी, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होती है। किसी को कुछ पैसा दे रहा है, किसी से कुछ पैसा ले रहा है, बिजनेस रन करने के लिए ले रहे हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आप स्टूडेंट है, आप किसी भी तरह के फील्ड में है, प्रॉफिट एंड लॉस आपकी लाइफ को ऑन अ डेली बेसिस टच करता है, राइट? सो ये प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस के टर्म्स में कुछ इस तरह से होता है दैट वेन एवर अ परचेज्ड आर्टिकल इज सोल्ड, एक किसी आर्टिकल को आपने परचेज किया और फिर सेल किया, that either profit is earned or a loss is incurred। एक और पॉसिबिलिटी यहां पर है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन वाला कंडीशन आ सकता है, बट हम जिन क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं उन क्वेश्चंस में नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन बहुत कम होगी, या ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। इसीलिए वो इस डेफिनेशन पर मेंशन नहीं है, बट किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में या किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा कुछ होगा, तब हम किस तरह से डील कर रहे होंगे उसकी भी हम बात करेंगे, राइट? सो बात करते हैं जो बेसिक टर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के लिए रिक्वायर्ड है वो कौन से हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर है कॉस्ट प्राइस। किसी प्रोडक्ट को, किसी आर्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर बाय करके फिर मैं उसे सेल करना हो, तो जब मैंने बाय किया तो वो मेरा प्राइस हो जाता है, जिस प्राइस पर मैंने बाय किया, दैट इज माय कॉस्ट प्राइस, दैट इज माय कॉस्ट प्राइस। अब ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, डिनोट किया जाता है सीपी से, सीपी, कैपिटल सी कैपिटल पी, कॉस्ट प्राइस। एब्रीविएशन फॉर्म में सीपी हम कह रहे होते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा होता है सीपी के फॉर्म में। देन selling price, another important term to determine, without these two terms we cannot define a profit or a loss. We need these two terms minimum, right? So let's look at the definition of selling price. When an article is finally sold at a price, finally sold at a price मतलब आखिरकार प्रोडक्ट सेल हो गया है जिस प्राइस पर, उस प्राइस की हम बात कर रहे हैं, आखिरकार, फाइनली। ये वर्ड फाइनली बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वर्ड फाइनली को ध्यान से नहीं देख रहे हैं तो फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर गए, राइट?
हो सकता है कि वो वर्ड फाइनली ना देखने का एक मेजर लॉस इन टर्म्स ऑफ मार्क्स हमें कहीं किसी एग्जाम में हो रहा हो, है ना? तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, सेलिंग प्राइस के डेफिनेशन में वर्ड फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप इस बात को समझें कि फाइनली जिस प्राइस पर प्रोडक्ट सेल हो जाता है, जिस प्राइस पर डिसाइड हो गया कि दिस इज द प्राइस आई विल गेट फॉर सेलिंग माई प्रोडक्ट, दैट प्राइस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। फाइनली जिस पर सेल हो गया, राइट, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। वी डिनोटेड बाय SP. Abbreviation is SP. And then the marked price or markup price, it is the price at which I intend to sell a product. I intend to sell. I am a seller. मैंने किसी मैन्युफैक्चरर से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से उस एक प्रोडक्ट को बाय किया है और फिर अब मैं उसे आगे सेल कर रहा हूं, राइट? सो मैंने जिस प्राइस पर बाय किया वो था कॉस्ट प्राइस। फाइनली जिस प्राइस पर मैं सेल कर रहा हूं वो है मेरा सेलिंग प्राइस। और मार्कअप प्राइस या मार्क्ड प्राइस वो प्राइस है जिस पर मैं इंटेंड करता हूं, मेरा इंटेंशन है उस प्राइस पर सेल करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, से आप शू परचेस करने गए हैं, आपने शूज देखे, आपको शूज का जो एक पेयर है वो काफी अच्छा लगा, अब आपने उस पर मार्क्ड प्राइस जो देखा है शूज के बॉक्स पर, दैट इज से 2000 रुपीज, दैट इज से 2000 रुपीज। बट बीइंग अ टिपिकल इंडियन कस्टमर, आप कुछ डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ बार्गेन आप करना चाह रहे हैं, तो आप बार्गेन करते हैं शॉपकीपर से, डिस्कस करते हैं, डिमांड करते हैं कि वी नीड सर्टन डिस्काउंट, I am not going to pay you rupees 2000, but what at max I can pay is this much। से आपने 1800 रुपीज कहा और शॉपकीपर अग्री कर जाता है 1800 रुपीज में आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए। सो मार्कअप प्राइस या मार्क्ड प्राइस जो है वो शॉपकीपर के एंड से क्या है, 2000 रुपीज, राइट? और सेलिंग प्राइस क्या होगा इस डील में यहाँ पर, दैट विल बी 1800 रुपीज। 1800 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस जिस पर फाइनली प्रोडक्ट सेल हो रहा है। फाइनली डिसाइड होने के बाद ये हो गया कि हाँ इस प्राइस पर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्कअप प्राइस या मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। सर कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? आपको गिवन इन्फॉर्मेशन मिलेगी कॉस्ट प्राइस को लेकर, या कॉस्ट प्राइस आपको डिटरमाइन करना होगा, प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज आपको गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। बट आई होप ये तीन बेसिक डेफिनेशन आप सभी को समझ आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस पर सेलर प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, आर्टिकल को बाय कर रहा है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस पर फाइनली सेलर ने प्रोडक्ट को सेल किया है। और मार्क्ड प्राइस वो प्राइस है जिस पर प्रोडक्ट सेल करने की इंटेंशन है सेलर की। सेलर की इंटेंशन है कि वो इस प्राइस पर सेल करे। इंटेंडेड प्राइस इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस और मार्कअप प्राइस, राइट? इस मार्क प्राइस मार्कअप प्राइस को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि लिस्टेड प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड व्हाट नॉट, राइट? तो ये सारे टर्म्स जो है ये मार्क्ड प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये सारी टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो प्लीज पॉज दिस वीडियो, गो बैक, वॉच द डेफिनेशन वंस अगेन एंड देन मूव फॉरवर्ड, ठीक है? इतना अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार फिर से चीजें देख लेने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं है तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फंडामेंटली फंडामेंटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कई बार एरर्स होने की पॉसिबिलिटी है, बट अगर हम फंडामेंटल सही रख करके प्रिपेयर करके और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग पर मूव करते हैं, देन वो जो एरर है उसके होने की पॉसिबिलिटी काफी रिड्यूस हो जाती है, राइट? तो इसीलिए इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझें और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग पर मूव करें, ठीक है? चलिए कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं कि आपने एक टर्म और कॉइन किया सर, डिस्काउंट। हाँ जी, डिस्काउंट एक टर्म मैंने कॉइन किया है। डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑलवेज डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस और लिस्टेड प्राइस। जिस प्राइस पर इंटेंशन है सेलर की सेल करने की, उस प्राइस पर डिस्काउंट मिलता है। सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट नहीं मिलता है। डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑलवेज गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट होकर के फाइनल सेलिंग प्राइस आता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? हमने बात किया कि सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस पर फाइनली प्रोडक्ट सेल हो जाता है। तो अब अगर को उसके बाद भी डिस्काउंट मिला है तो वो डिस्काउंट किसी काम का थोड़ी है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सर्टेन अमाउंट पे कर चुके हैं। तो आप डिस्काउंट किस प्राइस पर मांगते हैं, या शॉपकीपर आपको डिस्काउंट कौन से प्राइस पर दे रहा होता है, तो वो मार्क्ड प्राइस है जिस पर डिस्काउंट दिया जाता है, जिस पर डिस्काउंट मांगा जाता है, राइट? मार्क्ड प्राइस इज द प्राइस एट विच अ डिस्काउंट इज गिवन। और डिस्काउंट का बेसिस जो है, रेफरेंस जो है, वो होता है हमारा मार्क्ड प्राइस, ठीक है? क्लियर है ये बात? चलिए कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा और एक दो टर्म्स को लेकर बात करनी है। सर ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस क्या होंगे? तो ओवरहेड चार्जेस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जैसे शॉपकीपर है तो उसने शूज का पेयर
मैन्युफैक्चरर से बाय किया से ₹1200 में, और वो उसका रिटेल प्राइस जो मार्क्ड प्राइस है वो रखता है ₹2000। अब इन बिटवीन आप जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग उस शॉपकीपर की शॉप पर जाते हैं, शूज बाय करते हैं, सर्टेन अमाउंट पे करते हैं। अब क्या शॉपकीपर सिर्फ शूज के पेयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है? नहीं, उसने एक शॉप का रेंट उस पे पे करना होता है, या उसने जो शॉप परचेज किया उसका अमाउंट उसे पे किया करना था, राइट। शॉप पर उसके पास दो सर्वेंट्स हैं, उनका सैलरी, शॉप पर जो डेली एक्सपेंसेस और होते हैं उनका, उनको कंसिडर करना, वो सारी चीजें जो है वो कहाँ आ रही होती है? ओवरहेड चार्जेस में आ रही होती है, ओवरहेड एक्सपेंसेस में आ रही होती है, ठीक है। देन हमने बात किया था पिछले पेज पर एक टर्म डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? इट इज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइस में रिडक्शन, जो कि किस पर मिलता है? मार्क्ड प्राइस पर मिलता है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। ये सारे बेसिक पांच टर्म्स आई होप अभी आप सबको क्लियर है। तीन जो पहले हमने बात किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे पिछले स्लाइड के साथ ही कहा था कि अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को प्लेबैक करें, फिर से समझ लें चीजों को। और अब एक बार हम इन सारी टर्म्स को एक कंक्लूड कर लेते हैं, समझ लेते हैं बेसिक डेफिनेशन, फिर हम बेसिक फॉर्मूले देखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग पर जा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बेसिक डेफिनेशंस क्विकली रिकॉल करने की। सबसे पहले हमने बात किया था कि प्रॉफिट या लॉस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप प्रॉफिट आपको मिला या लॉस आपको हुआ, वो कब हो रहा था? जब आप किसी एक आर्टिकल को बाय करके और फिर सेल कर रहे हो, राइट। या आपने किसी एक आर्टिकल को मैन्युफैक्चर किया और फिर आप उसको सेल कर रहे हो, तो जब आप मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं तब भी आप रॉ मटेरियल लाएंगे, कुछ मशीन की ऑपरेशन कॉस्ट होगी, और उन सारी चीजों को आपके कॉस्ट प्राइस पर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें कहाँ आती है? ओवरहेड चार्जेस में आती है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो फाइनल कॉस्ट प्राइस होता है, इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, शॉप का रेंट, एम्प्लॉइज के सैलरीज, और जो भी हमारे रॉ मटेरियल लगा है उसकी कॉस्ट, इन सब को इंक्लूड कर लेते हैं। इन सब को इंक्लूड करने के बाद जो बनता है वो नेट फाइनल कॉस्ट प्राइस होता है। उस कॉस्ट प्राइस पर कुछ अपना प्रॉफिट हम कंसिडर करते हुए, और कुछ हमें पता होता है कि प्रोबेबल डिस्काउंट का डिमांड होगा जो बायर है उसके एंड से, उन सबको कंसिडर करते हुए हम एक मार्क्ड प्राइस रखते हैं, एक मार्कअप प्राइस रखते हैं, और फिर उस पर एट टाइम्स आपको उस मार्कअप प्राइस पर, उस मार्क प्राइस पर कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ता है, एट टाइम्स आपको उस पर डिस्काउंट देना पड़ता है। एंड इन एनी वेज हम वो डिस्काउंट दें या ना दें, दोनों ही तरह से हम उस प्राइस के बाद फिर फाइनल सेलिंग प्राइस आता है कि डिस्काउंट दिया है तो प्रोडक्ट इस प्राइस पर सेल हो गया, और डिस्काउंट नहीं दिया है तब भी प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर प्राइस पर सेल हो गया। तो दैट इज कॉल्ड फाइनल सेलिंग प्राइस। फाइनल सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पर फाइनली प्रोडक्ट सेल हो गया, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का डेफिनेशन ही हमने इसी तरह से डिस्कस किया है। पैरेलली मैंने मार्क प्राइस भी आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। मार्क प्राइस वो प्राइस है जिस पर सेलर इंटेंशन, जिस प्राइस पर सेलर की इंटेंशन है आर्टिकल को या प्रोडक्ट को सेल करने की, ऑब्जेक्ट को सेल करने की, राइट। तो दैट इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस। ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड चार्जेस को लेकर बात कर ली हमने, डिस्काउंट को लेकर बात कर ली हमने। चलिए अब देखेंगे हम फॉर्मूले। तो दीज आर द फोर स्टैंडर्ड फॉर्मूले जिनको हम बहुत फ्रिक्वेंटली रेफर कर रहे होंगे। प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट होगा तो आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो भी है उससे अगर वैल्यू ज्यादा नहीं है, इन दैट केस प्रॉफिट पॉसिबल नहीं। देखिए दूसरा सिचुएशन जो है वो लॉस है। इन दोनों के अलावा मैंने आपसे कहा था कि एक होता है ब्रेक इवन, एक होता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम हो जाता है, राइट। तो वो कहलाता है ब्रेक इवन कंडीशन। बट ये ब्रेक इवन कंडीशन, या ब्रेक इवन कंडीशन को आप कभी कभी नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन भी कहते हैं। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस कंडीशन, राइट। तो नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन और ब्रेक इवन जो है ये एक ही बात कहलाता है। तो ब्रेक इवन या नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल आ जाएंगे। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, इन दैट केस लॉस हो रहा है। और अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस से, इन दैट केस प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट परसेंटेज देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। परसेंटेज में आपने देखा था कि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? रेफरेंस एक वैल्यू होता है, तो जिस वैल्यू के रेफरेंस में सारे कैलकुलेशन होते हैं उसे हम बेस वैल्यू कहते हैं या रेफरेंस वैल्यू कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन किस रेफरेंस वैल्यू के साथ करते हैं? तो वो रेफरेंस वैल्यू होता है कॉस्ट प्राइस, सी है। दोनों ही केसेस में आपने कॉस्ट प्राइस से रेफरेंस कंसीडर करते हुए प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की बात किया है। सो प्रॉफिट परसेंटेजेस, ये यहाँ एस्ट्रिक जो है वो मल्टीप्लाई के साइन के लिए यूज हो रहा है। सो प्लीज नोट इट डाउन। ये जो एस्ट्रिक है, ये एस्ट्रिक, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो प्रॉफिट जो आपका बेसिक डेफिनेशन था प्रॉफिट का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस।
definition of loss divided by cost price into 100 will be giving you profit percentage और loss percentage. These are the basic formulae जिन पर हमें बात करनी थी. अब इन्हीं फॉर्मूले को हम यूज कर रहे होंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन क्वेश्चंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस. मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस, एक ऐसे पॉइंट, ऐसे टॉपिक के क्वेश्चंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनआईएफटी, नाटा एंड यूसीड पॉइंट ऑफ व्यू से, यूसीड ऑब्लिक सीड पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. हाँ सर, नाटा के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जी हाँ, नाटा के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एविडेंटली नाटा के पेपर्स आपको कैरी करने को नहीं मिलते हैं, बट मेमोरी बेस्ड पेपर्स बनते हैं. पास्ट पास्ट ईयर पेपर्स आप अगर देखेंगे ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं तो वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, या फिर स्टूडेंट्स को उनका एक बार रिस्पॉन्स शीट देखने को मिल रहा होता है पेपर के बाद, तो उस बेसिस पर लोग पेपर का आउटले डिजाइन कर रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं. तो 2022 के पेपर को अगर हम कंसिडर करते हुए बात करें तो 2022 के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नाटा आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम की, है ना. डिस्क्लेमर, बहुत क्लियरली डिस्क्लेमर देकर के बात कर रहा हूँ कि 2022 के रेफरेंस पे जो स्टूडेंट से फीडबैक मिला है, जो ऑनलाइन रिसर्च की है, उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबली एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में वेरिएशन था फ्रॉम 5 क्वेश्चंस टिल 10 क्वेश्चंस. तो मिनिमम 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एप्टीट्यूड सेक्शन में. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं. और जब मैं कह रहा हूँ एप्टीट्यूड सेक्शन तो मेरा मतलब यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट से है, मैथमेटिक्स या जो रीजनिंग वाला पार्ट है मैं उसको रेफर नहीं कर रहा हूँ. So let's start our journey on the question part. So the very first question is, a stationer buys diaries at 75 rupees per dozen. So stationery का जो ओनर है, स्टेशनर, स्टेशनर क्या कर रहा है? स्टेशनर कुछ बाय कर रहा है और फिर कुछ सेल कर रहा है. ठीक है, तो वो क्या बाय कर रहा है? डायरीज बाय कर रहा है. किस रेट पर? 75 रुपीज पर डजन. सो कॉस्ट प्राइस पर डायरी, cost price per diary, I'm so sorry, cost price per diary 75 रुपीज में डायरी कितने बाय किया उसने? 12. दैट विल बी 12 6 72. 75 रुपीज में 12 डायरी बाय किया, 12 6 72, कैरी ओवर इज 3. डेसिमल के बाद अगर आप देखें तो 12 2 24, कैरी ओवर इज 5 एंड कैरी ओवर इज 6 एंड अ 0. सो 12 5 60. तो 6.25 रुपीज का एक डायरी उसको पड़ रहा है. तो ये इस प्राइस पर उसने बाय किया है. और सेल किस प्राइस पे कर रहा है? सेल कर रहा है 15 रुपीज पर डायरी. सेल कर रहा है 15 रुपीज पर डायरी पर, 15 रुपीज पर डायरी, राइट. फॉर वन डायरी, फॉर वन डायरी, ये सिचुएशन, राइट. एक डायरी के लिए ये सिचुएशन. तब हम डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट बता रहे थे कि प्रॉफिट जो होता है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस इज 15 rupees and cost price is 6.25. So the difference will be 0.75 will make it 7, 7 and 8 15. तो 8.75 रुपीज पर डायरी का प्रॉफिट है, पर डायरी का प्रॉफिट है 8.75. बट सर यहाँ तो किसी भी ऑप्शन में 8.75 नहीं दिख रहा है. जी बिल्कुल नहीं दिख रहा है. आई अग्री, आई टोटली अग्री. तो सर क्या है ये वैल्यू? आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रॉफिट. प्रॉफिट की डेफिनेशन आपने बताई थी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एक डायरी के लिए. बट क्या यहाँ पर जो स्टेशनरी ओनर है उसने एक डायरी बाय किया और एक ही डायरी सेल किया? नो, he buys a dozen. नंबर ऑफ डायरीज कितने हैं? नंबर ऑफ डायरीज कितने हैं? देखिए ध्यान रखिए, जब भी आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप नंबर सेम रखें. अगर आप नंबर सेम नहीं रख रहे हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप सही कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, राइट. तो नंबर ऑफ डायरीज 12 है, तो 12 डायरीज पर टोटल प्रॉफिट कितना होगा? इनका मल्टीप्लीकेशन 12 into 8.75. 12 5 is 60, carry over is 6, 12 7 is 84 plus 6 90, right. And 12 8 is 96 plus 9, 96 plus 10 होता है 106. तो 9 ऐड करने पर ये हो जाएगा 105, राइट, राइट. सो 105.90, 105.90. सर ये कैसे कर रहे हो आप? क्या कर लिया आपने? यहाँ तो आपके ऑप्शंस ऐसे हैं ही नहीं, तो हम क्या कर रहे होंगे? हमने क्या गलत किया था? हमें कुछ समझ नहीं आया. बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं. चलिए
मैं एक एक करके हर एक बात को क्लियर करना चाहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस लाइन से। इस लाइन से स्टार्ट करते हैं। स्टेशनर बाइज डायरीज 75 रुपीज पर डजन एंड सेल्स देम एट 15 रुपीज पर पीस, राइट? सो 75 रुपीज पर डजन। एक डजन का प्राइस कितना है? 75। और एक डजन का सेलिंग प्राइस कितना है? 180, राइट? सो डिफरेंस कितना आता है? 105। बट फिर यहाँ क्या दिक्कत हुई? तो 12 5 60, कैरी ओवर इज 6, 12 7 84 प्लस 6 90। 90 का जीरो लिखना चाहिए था सर, आप 9 लिख रहे हो। हाँ जी, ये एरर। सो 12 6 12 5 60, 12 7 84 प्लस 6 90, कैरी ओवर इज 9, 12 8 96 प्लस 9 105। तो देख लीजिए दोनों ही तरीके से ये सेम आ रहा है। पिछली बार जो हमने कैलकुलेशन की थी तो वहां पर कैरी ओवर 9 साइड में लिखना था, वो नहीं लिखा, वो एरर थी। तो आप बहुत केयरफुल रहकर इस तरह के एरर्स को अवॉइड कीजिएगा, है ना? ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि हम कैरी ओवर सही नहीं लिख रहे होते हैं, कहीं वहीं लिख जाते हैं। तो आप मेरी तरह एरर्स ना करें, बिकॉज मेरे पास इरेजर है, मैं ऑप्शन चेंज अभी कर सकता हूं। आपके पास एग्जाम में एक बार आपने आंसर मार्क कर दिया, दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है? बहुत केयरफुल रहिएगा, प्लीज 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 बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अगर हम इस तरह की केयर नहीं कर रहे हैं अभी ट्रेनिंग मोड में, तो पॉसिबिलिटी है कि ये केयरलेसनेस हमारे मार्क्स डिडक्ट करवा देगी एक्चुअल एग्जाम में। ओके, ठीक है? सो प्रॉफिट को लेकर बात हुई थी, तो प्रॉफिट होगा 105 रुपीज एंड दैट इज योर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर होना चाहिए, बिकॉज बात प्रॉफिट परसेंटेज को लेकर। प्रॉफिट परसेंटेज होता तो क्या करते हम? तो देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज होता तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट मोर देन 100% होता, बिकॉज कॉस्ट प्राइस इतना है, इतना ये 75 से ज्यादा है। तो क्या करते हम? तो देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज होता तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट मोर देन 100% होता, बिकॉज कॉस्ट प्राइस इतना है और प्रॉफिट इतना है, तो ये 75 से ज्यादा है। तो डेफिनेटली प्रॉफिट 100% से ज्यादा होता। और कितना होता वो हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में। तो मैं एक बार पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को बिगिनिंग से डिस्कस करना चाहता हूँ। आई विल बी इरेजिंग एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन और एक बार फिर से इसको समझेंगे हम। रीजन बड़ा सिंपल सा है। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एक बड़ा चैलेंज लगता है, स्पेशली द स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड। सर हमने तो 10th क्लास के बाद मैथमेटिक्स ऑप्ट इसलिए नहीं किया था कि हमें तो ऐसा लगता था कि अब वी आर डन विद मैथमेटिक्स, वी आर नॉट गोइंग टू फेस मैथमेटिक्स। हम डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और फिर भी हमसे मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है। जी हाँ, पूछा जा रहा है। बहुत सारा मैथमेटिक्स कमर्शियल मैथमेटिक्स के या बिजनेस मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए भी आपसे ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड। अब आप टारगेट कर चुके हैं, आपको अच्छे डिजाइन कॉलेज जाना है, से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जाना है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जाना है, या आईआईटी बॉम्बे जाना है यू सीट देकर, या सीट देकर, या फिर एक अच्छे आर्किटेक्चर कॉलेज से आपको अपना बी आर्क करना है। इन एनी केस आपको बेसिक मैथमेटिक्स को एनकाउंटर करना पड़ेगा। और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो चीजें आसान होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको ब्रेक डाउन करने, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे किया। पहले परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में प्रॉफिट इतना है, तो ये 75 से ज्यादा है। तो डेफिनेटली प्रॉफिट 100% से ज्यादा होता। और कितना होता वो हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में। तो मैं एक बार पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को बिगिनिंग से डिस्कस करना चाहता हूँ।
आई बी इरेजिंग एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन और एक बार फिर से इसको समझेंगे हम। रीजन बड़ा सिंपल सा है। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एक बड़ा चैलेंज लगता है, स्पेशली द स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड। सर हमने तो 10th क्लास के बाद मैथमेटिक्स ऑप्ट इसलिए नहीं किया था कि हमें तो ऐसा लगता था कि अब वी आर डन विद मैथमेटिक्स, वी आर नॉट गोइंग टू फेस मैथमेटिक्स। हम डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और फिर भी हमसे मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है। जी हाँ, पूछा जा रहा है। बहुत सारा मैथमेटिक्स कमर्शियल मैथमेटिक्स के या बिजनेस मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए भी आपसे ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड। अब आप टारगेट कर चुके हैं, आपको अच्छे डिजाइन कॉलेज जाना है, से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जाना है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जाना है, या आईआईटी बॉम्बे जाना है यू सीट देकर, या सीट देकर, या फिर एक अच्छे आर्किटेक्चर कॉलेज से आपको अपना बी आर्क करना है। इन एनी केस आपको बेसिक मैथमेटिक्स को एनकाउंटर करना पड़ेगा, और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो चीजें आसान होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको ब्रेक डाउन करने, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे किया जाए, कैसे चीजों को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। राइट। तो चलिए देखिए, गिवन है अ स्टेशनर बाइज डायरीज एट ₹75 अ डजन। तो जब बाय कर रहा है तो वो ₹75 पे करता है। दिस इज नॉट प्राइस पर डायरी बट दिस इज द अमाउंट ही पेड। दिस इज द अमाउंट ही हैज पेड। अमाउंट पेड बाय स्टेशनर ₹75। Number of diaries, number of diaries he bought is 12, right? अब जब वो सेल करेगा तो सेल किस रेट पे कर रहा है? ₹15 पर डायरी पर। डायरी कितने सेल करने हैं? 12 सारे के सारे सेल करने हैं। ₹15 पर डायरी पर डायरी। ₹75 फॉर वन डजन, फॉर वन डजन उसने पे किया। राइट। तो अब आप यहां पर इस 75 में इस 12 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी फॉर अ डजन। राइट। सो कॉस्ट ऑफ 12 डायरीज इज ₹75। सेल करने पर सेल्स of 12 diaries will bring will bring him how much money? That is 15 into 12. So this will be ₹180. So profit is equal to total sales minus total cost. तो टोटल सेल्स कितने का हो रहा है? ₹180 का। टोटल कॉस्ट कितना है? ₹75। तो टोटल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 105। राइट। इस तरह से हम चीजों को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट। सो आई होप कि ये बहुत अच्छे से अभी समझ आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत आराम से बेसिक्स में ब्रेक डाउन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हर क्वेश्चन को इसी तरह से बेसिक्स पर ब्रेक डाउन करें और सॉल्व करें। राइट। हो सकता है कि मैं थोड़ा फास्ट लगूं आपको, बिकॉज अभी हम हमारे जर्नी स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो एट टाइम्स स्टूडेंट को ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा होता है कि सर बहुत फास्ट है, कुछ जल्दी हो गया। तो डोंट वरी, आपके पास यही इस कोर्स का एडवांटेज है कि आप जितनी बार चाहें पॉज करके प्लेबैक करके चीज़ों को देख सकते हैं, और अपने लिए अपने पेस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग
कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब आपके कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी अगर आप इन वीडियोस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन बॉट 18 oranges for a rupee, right, and sold them at 12 oranges for a rupee. So 1 रुपी के 18 ऑरेंजेस कौन सी दुनिया में मिलते हैं? ये नहीं मिलते हैं, और वरना प्रैक्टिकली लाइफ में 12 oranges for a rupee. Question is, a man bought 18 oranges for a rupee, right, and sold them at 12 oranges for a rupee. So 1 रुपी के 18 ऑरेंजेस कौन सी दुनिया में मिलते हैं? ये क्वेश्चंस वाली दुनिया में ही मिलते हैं, और वरना प्रैक्टिकली लाइफ में आजकल इतना सस्ता ऑरेंजेस रहे नहीं। ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछा है। तो देखिए यहां पर जब हम फिर से इसको बात करें तो बाय और सेल को दो कॉलम्स में डिवाइड कर लें, जो गिवन डेटा है उसको। बाय कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने? 18। कितना अमाउंट पे किया? अमाउंट पेड कितना है? 1 रुपी, राइट। अमाउंट पेड यहां पर भी 1 रुपी है, और यहां सेल कितने किए हैं? 12। तो इसका एक सोल्यूशन है, इसका एक सोल्यूशन है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, या तो हम वैसे सॉल्व कर लें, राइट, या फिर पर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता कर लें। सर पर आर्टिकल से काम हो जाएगा क्या? हाँ जी हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन यह है कि अभी आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। जब आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाता है तब आप पर आर्टिकल की प्राइस से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट नेट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अगर पूछा होता पिछले क्वेश्चन की तरह, व्हाट इज द प्रॉफिट, इन दैट केस आपको दोनों को इक्वल वॉल्यूम में सेल करना पड़ेगा, और फिर जो टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट का, टोटल सेल्स का डिफरेंस है, वह हमारा टोटल प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो अभी यहां पर आप एक एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि अब आपसे प्रॉफिट ने पूछते हुए प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो हम क्या करेंगे? हम ये कर सकते हैं कि हम एक का कॉस्ट प्राइस, एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस और एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस पता कर लें। तो एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? प्राइस पर ऑरेंज, बाय करते टाइम पर कितना हो जाएगा? 1/18। और सेल करते टाइम पर कितना हो जाएगा? 1/12। तो डेफिनेटली 1/18 इज अ स्मॉलर नंबर देन 1/12। डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है किसी फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर दो फ्रैक्शंस का सेम है, तो जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा है रिजल्ट उसका छोटा होगा, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। 1/18 is smaller than 1/12, so there will be a profit for sure। और प्रॉफिट कितने का होगा? सो प्रॉफिट will be 1/12 minus 1/18, राइट। सो एलसीएम लेने पर 12 and 18 का एलसीएम इज 36। 36, 12 into 3, 18 into 2, so this will be 3 and that will be 2, so 1/36 इतना प्रॉफिट। ये पर यूनिट का प्रॉफिट आ गया आपके पास, ये पर यूनिट का प्रॉफिट आ गया, पर यूनिट का प्रॉफिट आ गया, राइट। अब एक यूनिट का प्रॉफिट इतना है, और अब आपसे पूछा है कॉस्ट, प्रॉफिट का परसेंटेज। सो प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑलवेज, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या फॉर्मूला देखा था आपको याद है? और प्रॉफिट परसेंटेज इज एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, राइट। तो प्रॉफिट परसेंटेज डिटरमाइन कर लेते हैं।
आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? प्रॉफिट आपको मिल चुका है, एसपी माइनस सीपी आपके पास है 1/36, और सीपी कितना है? 1/18, राइट। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये होता है 1/36 इंटू 18/1, विच इज 1/2। और आपने कहा था इंटू 100 भी करना है, सो इंटू 100 भी कर दीजिए, so that will be 100/2, so this is 50%, right? 50%, 50%। सर इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? क्या हम ये फ्रैक्शन हटा सकते हैं? क्या ये यहां से 1 अपॉन वाला पार्ट हटाया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। इन दैट केस आपको क्या करना होगा, मैंने कहा था इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल सेल करने पड़ेंगे, इक्वल नंबर ऑफ जितने बाई किए थे उतने आर्टिकल सेल कर दीजिए। तो आपने 18 ऑरेंजेस बाई किए तो आप 18 ऑरेंजेस सेल कर दीजिए। ठीक है क्या? तो सर एक आर्टिकल का प्राइस तो हमें पता चल गया है। हाँ जी बिल्कुल सही है। तब आप 18 आर्टिकल के प्राइस निकाल लीजिए। तो चलिए वैसा भी कुछ सॉल्व करके देखते हैं। वैसा भी कुछ सॉल्व करके देखते हैं कि अगर 12 ऑरेंजेस के रेट से मुझे ये रेट मिला 1/12, 1/12, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, 18 इंटू 1/12, दैट विल बी 3/2, और यू कैन से 1.5 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट 1 रुपी होता, टोटल सेलिंग प्राइस 1.5 होता, तो प्रॉफिट कितने का होता? 0.5 का प्रॉफिट हो जाता अपॉन में 1 इंटू 100, so that would have also resulted into 50%, 50%, right? So both ways, it works both ways, दोनों तरह से ये काम करता है। आप या तो सारे आर्टिकल्स जितने आपने बाई किए उतने आर्टिकल सेल कर दीजिए, या फिर एक एक आर्टिकल का प्राइस डिटरमाइन करके आंसर कर दीजिए, बिकॉज ये पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। अगर ये प्रॉफिट पूछता तो मैं डेफिनेटली आंसर कर रहा होता 50 पैसे, 50 पैसे या 0.5 रुपीज, 0.5 रुपीज। देखिए ये यहाँ पर डिटरमाइन किया था हमने, 18 आर्टिकल, 18 ऑरेंजेस बाय किए, 18 ऑरेंजेस सेल किए, किस सेलिंग प्राइस से? इस सेलिंग प्राइस। तो इतना टोटल आया, टोटल में से आपने 1 रुपी माइनस कर दिया बिकॉज ये आपका कॉस्ट था, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? ये रहा। टोटल प्रॉफिट कितना है? ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन। On selling an article for rupees 228, a trader loses 5%. In order to gain 10%, he must sell the article for 228 रुपीज पर। जब मैं सेल कर रहा हूं तो मुझे 5% का लॉस हो रहा है, और 10% का गेन अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मुझे वो आर्टिकल कितने प्राइस पर सेल करना चाहिए? आपको एक प्राइस दिया है, 228 पर सेल करने वाला जो प्राइस है वो गिवन। ठीक है क्या? तो यहां पर हम बात कर रहे होंगे दो अलग अलग कॉस्ट प्राइस की। हाँ जी, दो अलग अलग कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे होंगे। श्योर है? नहीं, गलत है। कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस में चेंज आएगा। सर कैसे बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस में चेंज आएगा? देखो, ये पहला सेलिंग प्राइस है जिस पर उसने सेल किया, तो उसको कितना लॉस हुआ? 5%। तो इन ऑर्डर टू गेन 10%, उसको एक नए सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल सेल करना पड़ेगा, नया प्राइस, न्यू प्राइस एट विच ही मस्ट सेल द प्रोडक्ट। So that will be new selling price. That is selling price 2, right? Cost price में कोई चेंज आएगा क्या? No change in a cost price. There won't be a single change in the cost price. So फर्स्ट केस में उसे लॉस हो रहा है 5% का। सो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 1 कितना हो जाएगा? 95। एंड सेलिंग प्राइस 2 कितना होना चाहिए? 110। 5%, जब भी आप परसेंटेज में कैलकुलेशन करते हैं आप बेस 100 लेकर के कैलकुलेशन करते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए, राइट? इनफैक्ट हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी कैन री राइट इट एज 20, 19 एंड 22। सो sp2 minus sp1 is 3, और यहां अगर आप देखोगे तो ये 15 है।
मैंने 5 से थ्रू आउट सभी को कैंसिल कर दिया. What I know is selling price 1. This 19 into certain value x. So that x will be equal to 19 ones are 19, carry over is 3, 3, 8, 38, 2 times. So that x will be 12 and 3x will be 36. So 36 rupees extra add करने चाहिए. तो 36 रुपीज ऐड करने चाहिए, या तो ये क्या लें, या फिर हम यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दें और नया सेलिंग प्राइस पूछा है वो बता दें. तो हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है या नया सेलिंग प्राइस पूछा है? नया सेलिंग प्राइस पूछा है. ही मस्ट सेल द आर्टिकल फॉर, नया सेलिंग प्राइस पूछा है. तो 12 इंटू टू 24, 24 carry over is 2 again, 12 into 2 24 plus 2 264. So 264, option D. Option D must be the right answer. Option D must be the right answer. ठीक है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिटरमाइन करना कि हमें क्या गिवन है और क्या पूछा है, राइट? सो हमें ये नहीं गिवन है कि दो अलग अलग कॉस्ट प्राइस है, हमें ये गिवन है कि दो अलग अलग सेलिंग प्राइस है. द सेलिंग प्राइसेस आर डिफरेंट, कॉस्ट प्राइस इज नॉट डिफरेंट, कॉस्ट प्राइस इज सेम. कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है. स्टूडेंट्स प्लीज 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 बी केयरफुल अबाउट इट. क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा होगा करेक्ट आंसर लाने में, राइट? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बाय सेलिंग 12 apples for a rupee, a man loses 20%. How many for a rupee should he sell to gain 20%? राइट? तो क्या हो रहा है, देखिए यहां पर आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझें कि अगेन कंडीशन इज सेम. SP1 एंड SP2. SP1 टोटल अमाउंट कितना पे किया, 1 रुपी. सेकेंड केस में भी टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, 1 रुपी. तो सेलिंग प्राइस 1 के बजाय मैं ये कहूंगा कि सेल्स केस 1 एंड केस 2. So say situation 1 and situation second. Situation 1 में the man loses 20%. 20% का लॉस हो रहा है, राइट? सो 20% का लॉस, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5. अब 5 रुपीज अगर कॉस्ट प्राइस था तो मैंने सेल कितने में कर दिया, 4 रुपीज में, राइट? तब हुआ है 20% का लॉस. सो कितने एप्पल सेल किए, नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड 12. 12 एप्पल सेल करने पर जो प्राइस आ रहा है दैट विल बी 1/12. और ये 1/12 जो है दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस. कैसे कहा 0.8 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस? 20% का लॉस है तो 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस के इक्वल है आपका सेलिंग प्राइस, राइट? सो यहां से मैंने इसको डिटरमाइन कर लिया, 10/8 इज 0.8, राइट? तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हमने की है, इस तरह से ये कैलकुलेशन हमने की है. आई एम सो सॉरी. ये कैलकुलेशन करने के बाद आप ये कह पा रहे हैं कि 20% का जो है, 20% का जो है वो लॉस हुआ है और इस लॉस को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत दे रहा होता है. सेकेंड केस में हमें ये पता करना है कि उसको 20% का गेन हो, तो 20% का गेन यानी कि कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा. सो दैट विल बी 1/x इंटू 1.2 टाइम्स CP, राइट? और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने सेल करने चाहिए, x. सो x इंटू 1/x विल गिव यू. सो बेसिकली यहां से ये नंबर आपको डिटरमाइन करने, तो जो यहां का रेशियो होगा इसका इनवर्स रेशियो यहां पर होगा.
कुछ कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कह दिया है मैंने अभी, है ना? ध्यान दीजिए, जो मैंने इंपॉर्टेंट कहा है मैं उस पर एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। क्या ये समझ पाए 1.2 सीबी? देखिए, फर्स्ट केस में 20% लॉस है और सेकंड केस में 20% गेन है, राइट? फर्स्ट केस में 20% लॉस है, सेकंड केस में 20% गेन है। So 20% loss is equal to 80% of the cost price, and 20% gain is equals to 1.2 times the cost price or 120% of the cost price। ठीक है क्या? जब मैं ये कह रहा हूं तो क्या ये हम रिलेट कर पा रहे हैं? जी। दूसरी सिचुएशन, आपका जो नेट वैल्यू है, नेट अमाउंट जो पे कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है? जब भी आप इस तरह का सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ का प्रोडक्ट तो वन आ रहा है, यहाँ का प्रोडक्ट भी वन आ रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रेशियो यहाँ पर होगा इसका रिवर्स रेशियो यहाँ होगा, तभी तो ये वैल्यू सेम आएगी। तो हम कह सकते हैं कि 1.2 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू 1.2, इसका रेशियो का इनवर्स रेशियो, so that will be x upon 12। So you can say this is 3, this is 2, रिवर्स रेशियो की बात हुई है, रिवर्स रेशियो, ठीक है? जो कह रहा हूं एक बार फिर से समझिएगा, रिवर्स रेशियो कह रहा हूं, या ऐसा समझ लें कि इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम आना चाहिए। सो लेट्स से 0.8 सीपी into 12 should be equal to 1.2 cp into x। तो सीपी सीपी कैंसिल करते हैं, डेसिमल डेसिमल कैंसिल करते हैं, 12 12 कैंसिल करते हैं, तो x इज इक्वल टू 8 आ रहा हो। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 8। इतना सिंपल है, सचमुच। एक बार फिर से स्टार्ट से दिखाऊं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि दिखा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन पर। तो एक बार फिर से स्टार्ट से इस क्वेश्चन को देखते हैं। By selling 12 apples for a rupee, a man loses 20%. So number of apples I am selling is 12, and the amount I am paying is rupee 1. And overall, this is a loss-making situation. So 0.8 times the cost price, right? And in second case, 20% loss, right? So selling price 1 ये रहा. This is selling price 1. And second situation is 20% gain or profit. So that will be 1.2 times CP, X number of oranges, and the amount is, so see, product of these two is equal to 1, product of these two is also equal to 1. So हम LHS को equate कर लेते हैं, RHS तो equal है ही, so that will be 0.8 CP into 12 is equal to 1.2 CP into X. So solve for the value of X, 0.8 CP into 12 upon 1.2 CP. तो CP and CP gets cancelled, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होता है, 12 से 12 कैंसिल होता है, X is equal to 8। ये हमारा आंसर आ रहा होता है, ठीक है? तो मैंने बहुत बेसिक अप्रोच आपको बता दिया। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये सिचुएशन देखें, इस सिचुएशन को देख करके आप इजीली आंसर कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। An item was sold after giving two successive discounts
of 20% and 10%. Successive discount. Successive discount का क्या इंटरप्रिटेशन है? से 100 रुपीज का एक पेन है, इस पे पहला डिस्काउंट, ये मार्क्ड प्राइस है, पहला डिस्काउंट मिला 20%, तो अब ये पेन हो गया 80 रुपीज का। अब आपने कहा 10% का और एक डिस्काउंट है, तो अब 10% का डिस्काउंट वोंट बी गिविंग यू दिस, आई वोंट बी गिविंग यू दिस पर पेन फॉर 70, बट 10% ऑफ दिस 80, बेस चेंज हो गया। यही चीज होती है परसेंटेज में, यही चीज होती है परसेंटेज के क्वेश्चंस में। आपने किए हैं, आप जानते हैं, आपको पता है कि परसेंटेज में जैसे ही रेफरेंस वैल्यू बेस वैल्यू चेंज होती है, ओवरऑल नंबर चेंज हो जाता है। तो 10% इज इक्वल टू 8, राइट? तो ये 70 नहीं होगा, ये 70 नहीं होगा, ये हो जाएगा 72। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट, एक डिस्काउंट के बाद दूसरा डिस्काउंट। एक डिस्काउंट दिया, कुछ वैल्यू मिली, उस वैल्यू पर फिर एक और डिस्काउंट मिला। अगर थर्ड दिया है तो दूसरी वैल्यू मिली, उसके बाद फिर एक और डिस्काउंट दिया, फोर्थ मिला, तो थर्ड वैल्यू जो बन रही है उस पर एक डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया। क्लियर? तो टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स, if the item was sold for this price, the marked price of the item। अब आपको क्या पता करना है? फाइनल इस प्राइस पे सेल कर दिया है, तो आपको ये पता करना है कि ये जो मार्क प्राइस है वो कितना हो। ठीक है, फाइनली 72 पे सेल कर दिया है। अब आपको बताना है, बैक ट्रैक करना है बेसिकली। बैक ट्रैक कैसे करेंगे? तो एक तरीका तो यही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सर 20% एंड 10%। तो देखिए, हमने 100 वैल्यू लेकर के सॉल्व किया है, और आप इस 100 वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से इक्वेट कर लीजिए। तो बहुत ही आसान सा, बहुत ही बेसिक सा अप्रोच एक ये रहा। 100 था, फर्स्ट डिस्काउंट के बाद 80 हो गया, एक और डिस्काउंट के बाद 72 हो गया, और फाइनली ये 72 का वैल्यू आपको गिवन है 468 है। 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, तो डेफिनेटली 72x, ये 2 टाइम्स, और 4 टू ज़ा 8, 4 से तो काम नहीं हो रहा है, तो 14 या ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वो x की वैल्यू क्या होगी हम देख लेते हैं। 468 अपॉन 72, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 वन ज़ा 4, कैरी ओवर 2, 4 2 6 26, 4 6 ज़ा 24, carry over is 2, 2 8, 7 times, then this is 18, 1 and 6, 7 and 7 14, so this is not further divisible। 167, आर वी श्योर ये 167 है? तो एक बार चेक कर लेते हैं। 4 वन जा 4, कैरी ओवर कुछ नहीं था, एरर, दिस इज एन एरर। 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, कैरी ओवर 117 it is। So 117 is divisible by 3, 18 is also divisible by 3, in fact 9 से भी divisible है। 13 टाइम्स 9 से डिवाइड करने पर 13 एंड 2 टाइम्स, सो x जो मल्टीप्लायर है उसका वैल्यू आ रहा है 13/2, राइट? x का वैल्यू 13/2 है। अब इस 13/2 को हमें मल्टीप्लाई करना है इस 100 के साथ, इस 100 के साथ, बिकॉज यही तो हमारा ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस था। तो इंटू 13/2, राइट? दिस इज x का वैल्यू 13/2, so 100 into 13/2, which is 650, 650 rupees। The correct answer is option B। Option B will be the right answer। इसका एक और फॉर्मूला भी है, 100 माइनस D1 प्लस D2, राइट?
let me write that formula first. D1 plus D2 net discount. Net discount is equal to D1 plus D2 minus D1 into D2 अपॉन 100, राइट? तो टोटल डिस्काउंट बेस वैल्यू पर कितना मिल रहा है, रेफरेंस वैल्यू पर जो सक्सेसिव डिस्काउंट्स के इक्वल एक सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होती है? तो दिस इज 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100 विच इज 28। तो 28% का नेट डिस्काउंट है। देखिए 28% का ही नेट डिस्काउंट है। 100 माइनस 28 72 आता है, राइट? तो 28% का डिस्काउंट है, 72% का प्राइस ये है, तो 100% का वैल्यू कितना हो? तो हम इसे सॉल्व कर चुके हैं। सो इस तरह से भी आप नेट डिस्काउंट निकाल सकते हैं। बट ये नेट डिस्काउंट जो अभी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ओनली, फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ओनली। हाँ, 3 4 5 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हो जाएंगे तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। बट ये प्रोसेस काम करेगी। 72 आ गया था। अब और कहते हैं कि 10% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट है, 25% डिस्काउंट है, तो हम इसका 15 10 25% निकाल करके तो सब्ट्रैक्ट कर चुके होते। तो ये प्रोसेस बिल्कुल काम करेगा। बट ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स। फाइन, लेट्स कंटिन्यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper sold 12 cameras at a profit of 20% and 8 cameras at a profit of 10%. If he had sold them all the 20 cameras at a profit of 15%, then his profit would have been reduced by rupees 36. अगर सारे के सारे 15 कैमरास को उसने 15% प्रॉफिट पर सेल कर दिया होता तो उसका प्रॉफिट 36 रुपीज से कम हो जाता। तब आपको पता करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कैमरा। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और यही सारी चीजों से मिलकर बना क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए कि ऐसा कुछ आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाएगा। हम लेवल अप कर चुके हैं स्टूडेंट्स। जब हम रेशियोज एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे तब भी मैंने कहा था फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के बाद लेवल हमेशा थोड़ा सा बढ़ रहा होगा, और यही बात आज भी है। प्रोबेबली आप किसी भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से के वीडियो को अगर देखेंगे जहां मैं कोई क्लास ले रहा हूं, तो आई विल मेक श्योर कि मैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस बेसिक लेता हूं, उसके बाद ही मैं उसे लेवल इंक्रीज कर रहा होता। तो आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के बाद एक बार एकदम से लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आपको एक्सपीरियंस होगा। सो देखें व्हाट इज गिवन। इसे 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होगा। फर्स्ट केस 12 कैमरास 20% प्रॉफिट। सो नंबर ऑफ कैमरास प्रॉफिट परसेंटेज। So number of cameras were 12, profit percentage was 20. Number of cameras were 8, profit percentage was 10. And 20 cameras at a profit of 15%. So sorry. So this is at 15%, right? So all these are profits, profit percentages. So that will be, can I say ये 20% of cost price, 10% of cost price and 15% of cost price है? सर क्यों कह रहे हैं ऐसा? सी, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला एक बार फिर से हम रिकॉल कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस
अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, वॉट एवर इट इज, आपने रेफरेंस क्या लिया है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में ही आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि दिस इज 0.20